कुछ कहानियां होती हैं जो वक्त के साथ मिटती नहीं है, वो बस सो जाती हैं, भूली बिसरी किताबों की धूल में, इस इंतजार में कि कोई उन्हें फिर से जगाएगा। और आज हम एक ऐसी ही सोई हुई कृति के सामने है ना। बिल्कुल। परशुराम शर्मा का उपन्यास इनका। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो इंसान की रूह के उन अंधेरे गलियारों की खोज है जहां शक्ति, भय और नियति अपना भयानक सौदा करते हैं। और वो सौदा भी कितना अजीब है, एक ऐसी शक्ति के साथ जिसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हाँ, एक ऐसा वजूद जो वरदान भी है और अभिशाप भी। ये उस मनोवैज्ञानिक द्वंद्व की कहानी है जब कोई अनदिखी शक्ति आपके मन पर, आपकी चेतना पर ही काबिज हो जाए। चलिए इस रहस्यमयी गाथा में गहरे उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही मतलब एक ऐसी आम सी लगने वाली क्रूरता से होती है कि रूह कांप जाती है। हाँ, 1950 का दशक, और वो भी घोर गरीबी का दौर। बिल्कुल। एक 9 साल का बच्चा मनु, जिसे उसके अपने ही माँ बाप चंद रुपयों के लिए बेच लेते हैं। ये तो हमारी लोक कथाओं के सबसे अंधेरे पहलुओं की याद दिलाता है, जहां अंधेरी ताकतों से सौदा होता है, पर यहां तो सौदा खुद एक मासूम बच्चा है। और उस बच्चे की आंखों से उस दुनिया को देखिए, उसका डर, उसकी बेबसी। उसे एक खौफनाक तांत्रिक डमरू बाबा के पास ले जाया जाता है। चंदनगढ़ी का वो शमशान, लेखक ने जो माहौल बनाया है वो भुला ही नहीं भूलता। अमावस्या की रात, बलि के लिए तैयार वेदी, वो जलती हुई धुनी, इंसानी खोपड़ियां, सिंदूर से रंगे मंत्र, सब कुछ आंखों के सामने आ जाता है। एक आदिम भय है उस दृश्य में। और फिर वो क्षण आता है, उपन्यास का पहला रहस्यमयी मोड़। हाँ, जब तांत्रिक का चेला शंभू बलि देने के लिए अपना हथियार उठाता है तो एक अनदेखी शक्ति उसका हाथ पकड़ लेती है, रोक लेती है, और वही हाथ जो बच्चे की गर्दन पे गिरना था, वो घूमकर बच्चे को खरीदने वाले चंदर की गर्दन काट देता है। नियति का पहला हिंसक इशारा। एक सवाल हवा में तैरने लगता है, धुएं की तरह गाढ़ा, कि ये कौन सी शक्ति है जो मनु की रक्षा कर रही है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्यों? और कई सालों तक ये सवाल जैसे दबा ही रहता है ना, उस बच्चे के सदमे के साथ ही दफन हो जाता है। बिल्कुल। हम मनु से दोबारा मिलते हैं जब वो बड़ा हो गया है, अनाथालय में पला, अब दिल्ली में एक मामूली सा क्लर्क है। एक ऐसा इंसान जिसने किसी चीज में विश्वास न करने का चुनाव किया है। वो नास्तिक है, तर्कवादी है। शायद उसने मान लिया है कि उसने अपने अतीत को, उस बुरे सपने को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है। पर अतीत उसे नहीं भूला है। ऐसी कहानियों में अतीत कभी किसी को नहीं भूलता। सही बात है। उसके पड़ोस में रहने वाली एक तांत्रिक महिला, वो उसके भीतर कुछ महसूस करती है। वो उसे एक साधारण क्लर्क की तरह नहीं देखती। वो उसे एक पात्र के रूप में देखती है, एक विलक्षण शक्ति के पात्र के रूप में। और वो उस नाम का जिक्र करती है, इनका। हाँ, वो कहती कि इनका तुम पर मेहरबान हो सकती है। और ये भविष्यवाणी उस महिला की अपनी मौत का कारण बन जाती है। उसकी रहस्यमयी मौत होती है और फिर शमशान में उसकी जलती चिता से उसकी आत्मा की आवाज उठती है। एक शानदार गॉथिक हॉरर का नमूना है ये। वो आवाज कहती है, इनका ने मुझे मार डाला, वो तुम पर मेहरबान है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये तो एक पुष्टि है, एक भयानक सच की शुरुआत। बिल्कुल। उस शक्ति की मेहरबानी दूसरों के लिए मौत का पैगाम है। उसके तथाकथित रक्षक का असली डरावना चेहरा सामने आने लगता है। और यहीं से लेखक का मनोवैज्ञानिक हॉरर लिखने का जो कमाल है वो सच में उभर कर आता है। इनका का आगमन वो कोई भव्य तरीके से नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत ही धूर्त तरीके से होता है। वो एक एहसास की तरह शुरू होता है, जैसे कोई तिनका सिर पर आ गिरा हो। फिर वो एहसास एक छिपकली के होने जैसा बन जाता है। जरा रुककर इस एहसास की भयावता के बारे में सोचते हैं। आपके शरीर पर एक हर पल की मौजूदगी, जिसका वजन आप महसूस कर सकते हैं पर उसे देख नहीं सकते। ये तो आपके निजी दायरे का, आपकी मानसिक शांति का उल्लंघन है। असल हॉरर वो भूत नहीं है जो कोने में दिखाई दे, बल्कि वो है जो आपकी त्वचा पर रेंगता हुआ महसूस हो। लेखक ने इस हिस्सी डिटेल का इस्तेमाल करके एक घुटन भरा माहौल बनाया है। और इस मनोवैज्ञानिक पकड़ के बाद शक्ति बाहर की दुनिया में असर दिखाना शुरू करती है। इनका समय को नियंत्रित कर सकती है, अपने बॉस के खिलाफ एक छोटा सा विरोध, घड़ी को धीमा कर देना, एक बड़े टकराव में बदल जाता है। और फिर मनु की आत्मा का पहला वास्तविक पतन होता है। वो हत्या करने का फैसला नहीं करता। नहीं, वो शक्ति इनका उसके जरिए काम करती है। वो अपने बॉस का कत्ल कर देता है और उस पल में वो एक दहलीज पार कर लेता है। अब वो सिर्फ एक अजीब बीमारी वाला आदमी नहीं है,
वो मौत का एक हथियार है। बिल्कुल, यही बात इनका को एक क्लासिक फॉस्टियन कहानी से अलग करती है। फॉस्ट की कहानी में विद्वान एक सचेत जानबूझकर चुनाव करता है, वो शक्ति को चुनता है। मनु ऐसा कोई चुनाव नहीं करता। वो तो एक कठपुतली है, अपनी ही कब्जे का शिकार। हाँ, कत्ल उसके लिए सुलझा लिया जाता है, इल्जाम एक मासूम चपरासी पर डाल दिया जाता है। लेकिन ये कोई तोहफा नहीं है, ये पिंजरे का आखिरी दरवाजा बंद होना है। उसका स्वतंत्र विल पावर अब बस एक भ्रम है। और ये भ्रम पूरी तरह से तब टूटता है जब इनका आखिरकार अपना रूप उसे दिखाती है। वो एक खूबसूरत स्त्री के रूप में प्रकट होती है, जो ठीक उसी के सिर पर बैठी है जहां वो अब तक सिर्फ उसका एहसास करता था। और वो उसे एक कहानी सुनाती है, पिछले जन्म की, एक ऐसा बंधन जो उन्हें सदियों से जोड़े हुए है। उस जन्म में मनु एक शक्तिशाली तांत्रिक था और इनका वो उसकी दासी थी। क्या विडंबना है, जिस शक्ति के वो आज अधीन है, कभी वो शक्ति उसके अधीन थी। ये उनके पूरे रिश्ते को एक नया आयाम देता है। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं, ये एक कर्म का बंधन है। बचपन में उसकी जान बचाना कोई दया का काम नहीं था, वो तो अपने एक पुराने हक को बचाने की कोशिश थी। पर इस रहस्योद्घाटन के साथ एक और भी ज्यादा परेशान करने वाला सच सामने आता है। हाँ, उसका असली स्वरूप वो एक कंकालिनी है। अब हमारी लोक कथाओं में कंकालिनी शक्तिशाली, अक्सर भयानक स्त्री आत्माएं होती हैं जो शमशान और तांत्रिक अनुष्ठानों से जुड़ी होती हैं। कंकाल यानी स्केलेटन से ये नाम आता है। लेखक ने इस लोक कथा को लेकर उसे एक परजीवी वजूद में बदल दिया है, जिसकी सिर्फ एक जरूरत है, इंसानी खून। और अब सौदा पूरी तरह से साफ हो जाता है। ये एक लेन देन है, मनु को दौलत मिलेगी, ताकत मिलेगी, और बदले में उसे इनका के लिए खुराक जुटानी होगी। और पहली भेंट बहुत ही क्रूर है। वो है दीपक, उस औरत का मंगेतर जिससे मनु को प्यार हो गया है, मीरा। शक्ति उसे सिर्फ भ्रष्ट नहीं करती, वो ईंधन के रूप में भ्रष्टाचार की मांग करती है। जिस औरत से वो प्यार करता है, उसे पाने के लिए उसे उसकी खुशी को तबाह करना पड़ता है। उनके भविष्य के रिश्ते की नींव ही खून से सनी है। सोचिए, मनु के अंदर क्या चल रहा होगा। वो एक कातिल बन जाता है, एक विकृत प्रेम को पूरा करने के लिए। फिर कमला का कत्ल। और अखबारों में वो खौफनाक खबरें छपती हैं कि लाशों से खून का एक एक कतरा गायब था। ये अब कोई अंदरूनी निजी संघर्ष नहीं रहा, उसका श्राप अब दुनिया पर असर कर रहा है, खून से खाली लाशों का एक सिलसिला छोड़ रहा है। उसे सब कुछ मिल जाता है ना, वो सेठ कुंवर बन जाता है, अमीर आदमी, और मीरा से शादी भी कर लेता है। उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसका एक गरीब क्लर्क सिर्फ सपना देख सकता है। पर यहीं कहानी सबसे शातिर मोड़ लेती है। यहाँ शक्ति अपनी ईर्ष्या दिखाती है। सोने का पिंजरा आखिरकार होता तो पिंजरा ही है। इनका मनु के प्यार को मीरा के साथ बांटना बर्दाश्त नहीं कर पाती। और एक अजीब से कॉस्मिक गुस्से में वही शक्ति जिसने उसे कानून से ऊपर बना दिया था, अब उसे नीचे गिराने का फैसला करती है। वो एक ऐसा जाल बुनती है जिसमें मनु अपने ही नौकर के कत्ल के झूठे इल्जाम में फंस जाता है। जिस शक्ति ने उसे कानून की नजरों से उछल कर दिया था, अब वही शक्ति सीधा उस पर स्पॉटलाइट डाल देती है, वो भी एक ऐसे जुर्म के लिए जो उसने किया भी नहीं। और वो अदालत का दृश्य, वो किताब के सबसे शक्तिशाली क्षणों में से एक है। मनु हताश होकर दुनिया के सामने वो सच बोलता है जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। वो उस खूबसूरत खून की प्यासी आत्मा के बारे में बताता है जो उसके सिर पर रहती है। और दुनिया की प्रतिक्रिया वही होती है जिसकी उम्मीद थी। उसे पागल करार दे दिया जाता है। असल जेल वो नहीं है जिसमें उसे 14 साल के लिए भेजा जाता है। असल जेल तो उस सच के साथ अकेले रह जाने का एहसास है, एक ऐसा सच जो इतना भयानक है कि उसे न कोई समझ सकता है, न कोई उस पर यकीन कर सकता है। वो पूरी तरह से भयानक रूप से अकेला है। 14 साल जेल में, और यहाँ उपन्यास रिश्ते के सबसे जटिल और परेशान करने वाले पहलू में उतरता है। इनका वो सर्वशक्तिमान शक्ति अचानक खुद कमजोर पड़ जाती है। हाँ, एक पंडित, उसका दुश्मन, उसे काबू करने के लिए अनुष्ठान कर रहा है, और क्योंकि वो मनु के साथ जेल में फंसी है, उसे खून नहीं मिल रहा। वो भूखी है, वो कमजोर हो रही है, पहली बार मालिक खतरे में है। शक्ति का ये संतुलन बदलना बहुत दिलचस्प है। अब उसे मनु की जरूरत है, सिर्फ एक मेजबान के तौर पर नहीं, बल्कि अपने एजेंट के तौर पर, अपने रक्षक के तौर पर। वो उसके पास एक नए सौदे के साथ आती है। मेरी मदद करो, मुझे खून दो, उस पंडित को खत्म करो, और मैं हमेशा के लिए तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। ठीक वैसे ही जैसे वो पिछले जन्म में थी। चक्र पूरा होने का प्रस्ताव रखा जाता है।
और यही उपन्यास का केंद्रीय मनोवैज्ञानिक रहस्य है। मनु, वो आदमी जिसे इनका ने एक राक्षस बना दिया, जिसकी जिंदगी उसने तबाह कर दी, वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? ये सवाल पूछना ही पड़ता है। उसकी प्रेरणा क्या है? क्या ये किसी तरह का बिगड़ा हुआ प्यार है? हो सकता है, या शायद ये स्टॉकहोम सिंड्रोम का एक गहरा रूप है। वो इस मौजूदगी के साथ इतने समय से रहा है कि ये उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गई है। उसे खो देना मतलब खुद के एक हिस्से को खो देना होगा, भले ही वो हिस्सा कितना भी कैंसर वाला क्यों ना हो। या शायद ये कुछ और है। शायद सालों तक कठपुतली बने रहने के बाद ये उसका एक सचेत चुनाव करने का पहला मौका है। उसे बचाना एक राक्षसी काम है, उसके लिए एक और कत्ल करना होगा। लेकिन ये उसका काम है, ये एक फैसला है जो वो पूरी जानकारी के साथ ले रहा है। एक अजीब तरीके से उस राक्षस को बचाने का चुनाव करके वो अपनी खुद की एजेंसी का एक छोटा सा टुकड़ा वापस पा रहा है। क्या बात है! मतलब एक अनचाहे खिलौने बने रहने के बजाय वो पूरी तरह से राक्षस बनना चुनता है। और कहानी हमें यहीं उस खौफनाक मोड़ पर छोड़ देती है। मन्नू हमेशा के लिए दो दुनियाओं के बीच फंस गया है। मीरा, जो उसकी खोई हुई इंसानियत का प्रतीक है, और इनका, जो उसके अलौकिक श्राप का। एक आत्मा जो दो हिस्सों में बंट चुकी है, जिसके फिर से पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं। ये भूली हुई कृति एक गहरी चेतावनी देती है। ये बताती है कि निषिद्ध शक्ति की तलाश की एक कीमत होती है, और अक्सर साधक खुद ही वो कीमत बन जाता है। उपन्यास खत्म हो जाता है, पर सवाल पीछे रह जाता है, एक सर्द सिहरन छोड़कर। अपने उत्पीड़क को बचाकर क्या मन्नू खुद को किसी भी जेल से बदतर एक अनंत कारावास की सजा देता है? ऐसी ही और रहस्यमयी और क्लासिक कहानियों के विश्लेषण के लिए, जो अंधेरे की परतों को खोलती हैं, हमारे चैनल को अपना सहयोग दें। अगली बार तक अंधेरे में रोशनी की तलाश जारी रखें।